नमस्कार फ्रेंड्स, मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज बीपीएससी जो टीचर बिहार की जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें से जैसे टीजीटी, पीजीटी और जूनियर और प्राइमरी के लिए कुछ जीके और ज्योग्राफी के खास तौर से प्रश्नों के साथ आपके सामने एक वीडियो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बिहार शिक्षक भर्ती में बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक होंगे। पहला प्रैक्टिस सेट है आज आपके साथ। तो आपके लिए एक पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ। तो भारत पाकिस्तान के मध्य जो कश्मीर को लेकर जो युद्ध हुए वो 3 बार युद्ध हुए। और यह कब कब युद्ध हुए थे? तो पहला जब हुआ था तो 26/10/1947 से स्टार्ट हुआ था और 1948 को समाप्त हो गया था। द्वितीय युद्ध जब हुआ तो 1965 में कच्छ के रण को लेकर हुआ था और दोनों देशों के बीच 22 सितंबर 1965 को युद्ध समाप्त हुआ था। और जब तीसरा युद्ध हुआ तो वो जम्मू और कश्मीर को लेकर कारगिल का युद्ध पाकिस्तान के जिहादी और भारत के बीच हुआ था। तो इस प्रकार से ये 3 युद्ध हुए थे, जो कि इस क्वेश्चन के अनुसार तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जब ग्रीनविच में दोपहर के 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा। तो उस समय मेरे भारत का मानक समय क्या है, क्योंकि पृथ्वी 4 मिनट में एक देशांतर घूमती है और 300 अंश देशांतर घूमने में पृथ्वी का कितना समय लगता है? 24 घंटे में, यानी 360 अंश घूम जाती है। तो ग्रीनविच पर दोपहर के जब 12 बजे होते हैं तब ग्रीनविच से पूर्व 15 डिग्री देशांतर 1 घंटा आगे होता है और 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे। तो इस प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर के जब 1 बजे होते हैं तो भारत का मानक समय कितना होगा? शाम के 6:30 बजे। इसका ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी जाती है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। 180 अंश देशांतर जो रेखा है वो हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानी जाती है। सभी देशों में 0 अंश देशांतर को प्रधान माध्याह्न रेखा कहते हैं। याद रखिए कि जो ये 0 अंश अक्षांश जो देशांतर होती है, 0 अंश देशांतर रेखा को हम प्रधान रेखा भी कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वो 180 अंश देशांतर होती है। यह रेखा 3 बार मुड़ी हुई है। स्थलीय भाग के कारण यह हमेशा जल भाग से होकर गुजरती है। ये कितनी बार मुड़ी है? 3 बार मुड़ी हुई है और यह जो है स्थलीय भाग के कारण हमेशा जल भाग से होकर गुजरती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह हमारा कौन सा है? बुध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एक नाभिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक उपयोगी है? 4 ऑप्शन है। मर्केटर प्रक्षेप, नौमानिक प्रक्षेप, ज्वायक्रिय प्रक्षेप, मालवीय प्रक्षेप। इसमें होता क्या है कि जो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। मर्केटर प्रक्षेप पर खींची गई प्रत्येक सरल रेखा अक्षांश रेखाओं को एक निश्चित कोण पर काटती है और इसी प्रकार कोई भी सरल रेखा देशांतर रेखाओं को भी एक निश्चित कोण पर काटती है। अतः ऐसी सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? मर्केटर चार्ट पर 2 स्थानों को मिलाती है और नव संचालन में मर्केटर प्रक्षेपण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है। अगर पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी एक शुक्र की
वहन यानी जुड़वां बोले जाते हैं, तो उसका आंसर पृथ्वी है। और जो शनि है, सबसे अधिक अगर उपग्रह की बात किया जाए तो शनि के हैं। और मंगल के जो दो बड़े उपग्रह हैं फीबोस और डिबोस, तो यह क्या है, इस मंगल के दो बड़े सबसे उपग्रह। तो प्रश्न के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी की उत्पत्ति की नेहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? इसका ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा 4, लाप्लास ने किया इसका प्रतिपादन, ऑप्शन नंबर डी राइट है। जो लाप्लास हैं उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति की विभिन्न परिकल्पनाएं विभिन्न भूगोलवेत्ताओं द्वारा की गई, जिसमें लाप्लास व रॉस ने नेहारिका की परिकल्पना की। डॉक्टर वॉन बी सेकर ने नेहारिका मेघ परिकल्पना, कांट ने गैस परिकल्पना और होयल ने सुपरनोवा परिकल्पना की। अगर बात की जाए कि कांट ने कौन सी की है, तो कांट ने गैसीय परिकल्पना की है। और अगर होयल की बात की जाए तो इन्होंने सुपरनोवा की परिकल्पना की है। और अगर मोल्टन की बात की जाए तो इन्होंने ग्रहाणु परिकल्पना की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था? मैंने अभी आपको जस्ट बताया। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या है कि एक तारक परिकल्पना। कांट ने जो परिकल्पना का एक तारक परिकल्पना की है। कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति की एक तारक परिकल्पना की जो की है वो नवता परिकल्पना, जैसे प्रोफेसर होयल द्वारा लिटिलन ने की है। और पुच्छल तारा परिकल्पना कास्ते तथा बफन द्वारा की गई है। और ज्वारीय परिकल्पना की बात की जाए तो वो जीन्स द्वारा की गई है। और नेहारिका की मैंने अभी आपको बताया। और वायव्य राशि परिकल्पना कई बार पूछी जा चुकी, तो इनकी जो की है वो इमैनुअल कांट ने की थी। ठीक, ऑप्शन के प्रश्न के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, समोच्च रेखाओं को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? समोच्च रेखाओं को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? तो आंग्ल भाषा में समोच्च रेखाओं को आइसे हिप्से कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। और जो समोच्च रेखाएं समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखीय विधि सर्वश्रेष्ठ होती है। और आइसोहेलाइन, अगर आइसोहेलाइन की बात की जाए तो समलवणता रेखा, और आइसोहाइट की बात की जाए तो यह समवर्षा और आइसोथर्म समताप रेखा होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है, उपसौर कहते हैं इसको। और उपसौर कब होता है? उपसौर की जो स्थिति होती है वो 3 जनवरी को होती है। और अगर अपसौर की बात की जाए तो यह 4 जुलाई को होती है। याद रखिए, अपसौर की स्थिति में पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी बढ़ जाती है और उपसौर में क्या होता है, निकटता आ जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1:50,000 मापने वाले, ये मापन से है, मापने वाले स्थलाकृति मानचित्रों में कृषि को प्रदर्शित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हमारा कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? इसमें पीला रंग प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रायः विस्फोटक नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है, हवायन।
हवाई तुल्य प्रकार के जो ज्वालामुखी का उद्गार शांत ढंग से होता है तथा विस्फोटक बहुत कम होता है। इसका मुख्य कारण गैस की तीव्रता में कमी का होना तथा लावा का पतला होना होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। जैसे इसमें एक साइड आपको स्थल रूप में है, दूसरी प्रक्रिया। जैसे इसमें आपको मैच करना है तो हमारा निक पॉइंट जो है वो कास्ट, उसके बाद ढोल रंध जो है वो पुनर्वयन, और जो सी है हमारा अधिकेंद्र वो भूकंप प्रक्रिया होती है, और जो जलोढ़ पंख की जो प्रक्रिया होती है वो एक नदी में होती है। ठीक, तो इसके अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो राइट हो जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का 4 और सी का सेकेंड और डी का थर्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिणी भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो दक्षिणी भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम हमारा अनाईमुदी है। दक्षिण की ओर मालाबार के बाद नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा पूर्वी घाट मिलते हैं, जहां अनाईमुदी की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 2695 मीटर तथा दोदा बेटा की ऊंचाई, दोदा बेटा की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो यह 2670 मीटर है। पश्चिमी घाट जिन्हें सह्याद्री की पहाड़ियां कहते हैं और महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र की ऊंचाई 1438 मीटर है, और पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी जिसे हम पार्श्वनाथ भी कहते हैं वो उसकी ऊंचाई 1.501 मीटर है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति के चतुष्फलक सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो यह सिद्धांत हमारा किसका है? यह सिद्धांत लुथियन ग्रीन का है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है स्टेलेक्टाइट एक स्थलाकृति है और वो किसकी स्थलाकृति है? तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, काष्ठ भूदृश्य की है। चूना पत्थर से निर्मित कंदराओं को सभी प्रकार के निक्षेपों को सम्मिलित रूप में स्पीलियोथेम कहा जाता है। अगर कहीं चूना पत्थर से निर्मित कंदराओं की बात पूछी जाए तो वो उसको क्या कहा जाता है? स्पीलियोथेम कहा जाता है। इसमें सर्वप्रमुख संघटक कैल्साइट होता है। कंदरा के फर्श के ऊपर की ओर बढ़ते जो डिपस्टोन के स्तंभ को स्टेलेक्टाइट तथा कंदरा की छत से लटकते स्तंभाकार डिपस्टोन को स्टेलेफाइट कहते हैं। आज के लिए यही वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए अपने YouTube का बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मेरे द्वारा वीडियो डाली जाए। आपके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है PPSC के लिए। जय हिंद, जय भारत।